स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। तो जैसा मैंने मेगा करंट अफेयर सीरीज शुरू किया था, तो ये उसी सीरीज का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट करंट अफेयर थे। तो मैंने आपको बताया था, आपको कोई भी करंट अफेयर, कोई भी टॉपिक पे अगर देखना हो तो एक चीज़, चार चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहला होता है हु, कौन, किसने किया, या फिर अगर नॉन लिविंग थिंग्स हो, निर्जीव प्राणी के बारे में हो तो विच। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज़ जो होता है वाई, क्यों किया गया। वो जो भी कोई स्कीम है या फिर कुछ भी मीटिंग हुआ या फिर कोई भी चीज़ नया रिलीज हुआ तो क्यों रिलीज किया गया, वाई। ये जो वाई क्वेश्चन है ये आपके मेंस में काफ़ी काम देगा, चाहे वो बीपीएससी मेंस हो, यूपीपीसीएस मेंस हो या यूपीएससी का मेंस हो, क्योंकि करंट अफेयर्स से एक मेंस का क्वेश्चन जरूर, मेंस में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। और ख़ास बात क्या है कि जितने भी मेंस का क्वेश्चन होता है उसमें एक आपको ऐसा एसएससी या रेलवे की तैयारी करें तो सीधे सीधे दे देंगे, हाँ हाँ ये स्कीम रिलीज हुआ, इस स्टेट में हुआ, तो आप रट लीजिएगा। बट जो यूपीएससी या बीपीएससी कोई भी पीसीएस की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको वाई का भी जानकारी होना चाहिए। वाई, क्यों, आखिर क्यों वो रिलीज हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन मेंस में भी रहता है। और जैसा कि आप सब यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं उसमें एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहाँ पर आपको वाई, क्यों का ज़रूरत पड़ता है। ऐसे आप कौन, कहाँ, ये सब रट लेते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सबको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, सबको ही रट लेते हैं, लेकिन वाई क्यों किया जाता है ये ढूंढने का चीज़ है। और कभी भी आपको, अगर आप न्यूज़पेपर से भी करंट अफेयर खुद से बनाते हैं, जैसे हिंदू न्यूज़पेपर के लोग बनाते हैं या बिजनेस टाइम्स है या फिर हिंदी माध्यम वाले दैनिक भास्कर, अन्य जितने भी न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, तो वो सब भी क्यों ज़रूर खोजते हैं, क्योंकि क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक होता है वेयर, कहाँ पर। इसके बाद व्हाट, क्या। तो इन चार चीज़ों पे फोकस करके आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में उमंग ऐप पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की 7 सेवाओं को एकीकृत किया है। इसमें शामिल सेवाएं करंट वेदर, नौकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट फोरकास्ट, वार्निंग एंड साइक्लोन है। उमंग एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेवा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, हम लोग ढूंढते हैं क्या लॉन्च किया गया। उमंग ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, उमंग ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की 7 से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया, तो जानकारी देने के लिए। किस चीज़ की जानकारी देने के लिए, भारत के मौसम विभाग की 7 सेवाओं में कौन सी सेवाएं हैं, करंट वेदर, नाउकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग, साइक्लोन। इन 7 सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया। तो एक तरह से ये अगर टॉपिक पे आए उमंग ऐप क्यों लॉन्च किया गया, तो अगर मेंस में भी आता तो आप लिख सकते हैं कि इस वजह से लॉन्च किया गया। और ज़्यादा डिटेलिंग में आप जब मेंस का वक्त आएगा मैं और ज़्यादा डिटेलिंग में कुछ टॉपिक्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है कि क्या लॉन्च किया गया, उमंग लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया, करंट वेदर फोरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट फोरकास्ट, वार्निंग एंड साइक्लोन की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया। क्या है ये, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है। कब लॉन्च किया गया था, 2017 में। और ये अभी अपडेटेड वर्जन है एक तरह से। ठीक है, आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार 15 मई को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 487.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस भंडार में वृद्धि विदेशी मुद्रा आस्तियों एफसीए में वृद्धि के कारण हुई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के साथ विशेष आहरण अधिकार 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 1.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो क्या लॉन्च किया गया, किसके अनुसार ये क्या लॉन्च किया गया, तो आपको लॉन्च किया गया है देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है आपको 1.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ के 487
$1.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा ये जो डेटा है ये रिलीज किया गया है। 1.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 427.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप सब इसको जानते होंगे, IMF के साथ विशेष आहरण अधिकार 2 मिलियन बढ़कर उसके साथ भी एक SDR होता है, विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, ये जो है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि अब काफ़ी अधिक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्रीय बैंक ने सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक को प्रदान की जाने वाली 15,000 करोड़ रुपयों की पुनर्वित्त सुविधा का विस्तार करने का फैसला किया। यह विस्तार 90 अतिरिक्त दिनों के लिए प्रदान किया जाएगा। आरबीआई ने एक्सिम बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन का विस्तार करने की भी घोषणा की है। एक्सिम बैंक अपनी फॉरेक्स आवश्यकता के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करेगी। ठीक है, अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो सबसे पहले आ गया शक्तिकांत दास। ठीक है, इन्होंने क्या प्रदान किया है? तो सिडबी जानते होंगे, लघु उद्योग विकास बैंक उसको कहते हैं, को प्रदान की जाने वाली जो वो 15,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करते हैं, हमें हर साल प्रदान किया जाता है। तो इस साल जो 15,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त सुविधा प्रदान किया गया, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक को। किसको? सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक को। किसने? किसको? भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, और आरबीआई ने एक्सिम बैंक के लिए 15,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन का विस्तार करने की भी घोषणा की। एक्सिम बैंक के लिए भी क्या किया? 15,000 करोड़ रुपए के लिए। किसके लिए? एक्सिम के लिए। एक तो सिडबी था जिसको 15,000 करोड़ रुपए दिए, साथ ही साथ एक्सिम बैंक को भी 15,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन का विस्तार करने की घोषणा की है। एक्सिम बैंक ने अपनी फॉरेक्स आवश्यकता के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठाने के लिए इसका प्रयोग करेगी। फॉरेक्स आवश्यकता के लिए डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठाने के लिए, डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, अमेरिका की प्रमुख निजी इक्विटी KKR कोलकाता नाइट राइडर्स से याद रखिएगा, एंड कंपनी ने हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए में 2.32% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की घोषणा के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बेचने के लिए 5वां सौदा है। इससे पहले रिलायंस से फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर, विस्टा इक्विटी पार्टनर और जनरल अटलांटिक सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेशकों में 67,194.75 करोड़ रुपए जुटाए थे। ठीक है, अमेरिका की प्रमुख निजी इक्विटी कंपनी जो है, कंपनी का क्या नाम है? क्या? KKR ने कंपनी, मतलब विच हुआ एक तरह से, विच किसने? ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच होता है और लिविंग थिंग्स के लिए हु होता है। तो KKR एंड कंपनी ने हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म में कितना हिस्सेदारी दिया? 2.32% हिस्सेदारी, मतलब 11,367 करोड़ में 11,367 करोड़ में 2.32% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्री की घोषणा के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बेचने के लिए 5वां सौदा है। तो ये जो है आपको मई लास्ट वीक का बात चल रहा है, मतलब मई फर्स्ट वीक से लेकर मई लास्ट वीक तक में आपको 5वां ये सबसे बड़ा सौदे बहुत होते हैं, लेकिन ये जो है 5वां सबसे बड़ा सौदा है। इससे पहले रिलायंस ने फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर और जनरल अटलांटिक सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेशकों से 67,194.75 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके साथ ही जो अमेरिका की प्रमुख निजी कंपनी है इक्विटी KKR कंपनी, इसके साथ ही फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर, विस्टा इक्विटी पार्टनर और जनरल अटलांटिक के साथ भी 67,194.75 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के एमएसएमईज के लिए रीस्टार्ट नामक एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया है। इस योजना का परिव्यय 1110 करोड़ रुपए है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं एमएसएमई इकाइयों को सभी बकाया प्रोत्साहनों का भुगतान, 3 महीने के निर्धारित मांग शुल्क में छूट और एमएसएमई को कार्यशील पूंजी ऋण और बेहतर बाजार पहुंच है। एमएसएमई अधिमान्य बाजार पहुंच नीति ये सुनिश्चित करेगी कि 25% सरकारी खरीद सूक्ष्म और छोटी इकाइयों से होगी। उद्योग मंत्री के अधीन निवेश आकर्षित करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसने किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने एमएसएमई का मतलब आप सब जानते होंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मैक्रो इंटरप्राइजेस के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया, कौन सा स्कीम, कौन सा मिशन? तो रीस्टार्ट। जैसा रीस्टार्ट है एक पुनरुद्धार पैकेज है, पुनरुद्धार का मतलब एक तरह से रीस्टार्ट होता है। और इसमें कितना रुपए खर्च होगा? 1110 करोड़ रुपए खर्च होगा। 1110 करोड़ रुपए। इसका एम क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च के लिए है कि 3 महीने की निर्धारित मांग शुल्क में छूट और एमएसएमई को कार्यशील पूंजी ऋण और बेहतर बाजार पहुंच मतलब लोन दिया जाएगा, ऋण मतलब लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको जो रीच है, पीपल तक रीच, लोगों तक पहुंच, इसको बढ़ाने में आंध्र प्रदेश सरकार मदद करेगी। यहाँ बेहतर बाजार पहुंच, बाजार में ज़्यादा पहुंच, क्योंकि एमएसएमई इंटरप्राइजेज जितने भी होते हैं उनको ज़्यादा रीच नहीं उनका हो पाता है। एमएसएमई पर आजकल सरकार बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन एमएसएमई तक अब भी उतनी रीच नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उसमें आंध्र प्रदेश सरकार लोगों तक रीच में मदद करेगी। ठीक है, एमएसएमई अधिमान्य बाजार पहुंच नीति सुनिश्चित करेगी 50% सरकारी खरीद सूक्ष्म और छोटी इकाइयों से होगी। इसके बाद इसमें क्या किया गया है, सूक्ष्म और छोटी इकाई मतलब स्मॉल एंड माइक्रो। मैक्रो का जो पहुंच होता है एमएसएमई का जो थर्ड एम है उस पर तो फिर भी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जो माइक्रो सबसे छोटी और उससे थोड़ी बड़ी स्मॉल होती है, तो इन दोनों का पहुंच जो है काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल टाइप। तो उसके लिए 25% सरकारी खरीद सूक्ष्म छोटी इकाइयों से होगी। जो सरकार खरीदेगी उसमें 25% जो है वो सूक्ष्म यानी माइक्रो एंड छोटी यानी स्मॉल इकाइयों से खरीदेगी। उद्योग मंत्री के अधीन निवेश आकर्षित करने के टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। एक तो रीस्टार्ट जो पुनरुद्धार पैकेज था, इसके साथ टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। ठीक है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कॉन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम वैश्विक व्यापार के लिए माप है। उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया था। विश्व में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? जो आपको मनाया जाता है 20 मई को, हर साल 20 मई को मनाया जाता है। तो आपसे याद रखिएगा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष का जो थीम था वो क्या था? इस वर्ष का थीम जो था वैश्विक व्यापार के लिए माप। वैश्विक व्यापार के लिए माप इस वर्ष का थीम था। इसमें 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा, ये थोड़ा बैक में चलते हैं, हिस्ट्री देखते हैं कि आखिर विश्व मेट्रोलॉजी दिवस क्यों मनाया जाता था। तो 1875 में 20 मई को आपको मीटर कॉन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। मीटर कॉन्वेंशन के हस्ताक्षर उस वक्त 17 देशों के प्रतिनिधित्व, तो 17 देशों ने भाग लिया था। कितनी? 17 देशों, 17 देशों में लिया था 1875 में, और 20 मई को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम जो थी वैश्विक व्यापार के लिए माप है। उत्पादक के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार की सुविधाजनक बनाने, माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना इस थीम को चुना गया था। ठीक है, इस थीम का अब विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का क्या कारण है ये तो ठीक है, लेकिन इस वर्ष का स्पेशल कारण क्या था? स्पेशलाइज था, कुछ हर साल का एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो इस वर्ष का विश्व मेट्रोलॉजी दिवस का स्पेशलाइजेशन क्या था? तो इस वर्ष का था उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करना, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना इस थीम का मेन
मोटो मेन एम था, मतलब एक तरह से क्यों, जो क्यों होता है वो ये क्यों यहीं पर था। ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण समय पर की गई है जब भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में एम्फन चक्रवात आया है। आभास झा दक्षिण एशिया क्षेत्र की आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु टीम का नेतृत्व और प्रोत्साहन करेंगे। भारतीय सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री आभास झा जो हैं, आभास झा कौन, आभास झा हु, आभास झा ने को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। क्या चीज, कौन से पोस्ट पर? प्रैक्टिस मैनेजर। किस कौन सा एम था, मतलब कौन सा स्कीम था? तो स्कीम था जलवायु परिवर्तन और आपदा परिवर्तन या आपदा जोखिम प्रबंधन। इसके लिए उनको प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण समय पर की गई है जब भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में एम्फन चक्रवात आया है। आभास झा दक्षिण एशिया क्षेत्र SAR की आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु टीम का नेतृत्व और प्रोत्साहन करेंगे। ठीक है। आभास झा जो साउथ एशियन रीजन की आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा टीम का नेतृत्व और प्रोत्साहन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सिंगापुर के इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के जज AK सिकरी ने हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है। IDRC कुछ सॉफ्टवेयर पोर्टल्स के माध्यम से पेपरलेस विवाद समाधान वातावरण प्रदान करना है। इसके मध्यस्थता पैनल में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं। IDRC देश में रणनीतिक रूप से वाणिज्यिक स्थानों पर स्थित है और इसका मुख्यालय कार्यालय नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सिंगापुर के इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट के जज, ठीक है, कौन है जज? AK सिकरी, जो भारतीय हैं। AK सिकरी ने हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्प्यूट रिजॉल्विंग कमिटी, ठीक है, इंडियन डिस्प्यूट रिजॉल्विंग कमिटी का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये IDRC को जरूर याद रखिएगा। और किसने किया है? AK सिकरी, जज AK सिकरी कहाँ के जज हैं? तो सिंगापुर के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। ठीक है। और इसका पेपरलेस सॉफ्टवेयर की मदद से, मतलब जो कोरोना में कोर्ट सेशंस नहीं हो पाते थे, सब ऑनलाइन होता था, उसी तरह से इन्होंने भी सॉफ्टवेयर पोर्टल्स के माध्यम से पेपरलेस विवाद समाधान वातावरण प्रदान कर रहा है। ठीक है। इसके मध्यस्थता पैनल में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं। IDRC देश में रणनीतिक रूप से वाणिज्यिक स्थानों पर स्थित है और इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है? मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन करेगी। सरकार ने वापसी करने वाले श्रमिकों को बीमा और एक नौकरी सुरक्षा योजना प्रदान करने की भी योजना बनाई है। इस घोषणा के दौरान 23 लाख श्रमिक और प्रवासी एक मिस्टेक है, राज्य लौट आए हैं। प्रस्तावित प्रवासन आयोग प्रवासियों उनके कौशल की जानकारी हासिल करेगा और प्रशिक्षण, रोजगार और ऋण सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो कौन से सरकार की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की। ठीक है, तो जो भी UPPCS का एग्जाम देने चाहते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य सरकार ने घोषणा की कि वो प्रवासी श्रमिकों को कौशल की पहचान करेंगे। हो सकता है उनमें कोई मजदूर हो सकता है उनमें कोई कारपेंटर हो, कोई राजमिस्त्री हो, कोई टेलर हो, अच्छा कोई आपको घड़ा बनाने का काम पॉटर हो, कोई लोहार हो, कोई सोनार के पास तो पैसा रहता है तो सोनार की बात हटाइए, लोहार हो, हर तरह के
जिनके पास जो भी कौशल हो, सबके पास कोई ना कोई कौशल होगा, उस कौशल के तहत उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा, उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा कि एक प्रवासन और उसके रोजगार प्रदान किया जाएगा। और इस रोजगार प्रदान करने के लिए एक आयोग की गठन की गई, जिस आयोग का नाम है प्रवासन आयोग। प्रवासन आयोग का गठन करेगी सरकार ने। वापसी करने वाले श्रमिकों को बीमा और एक नौकरी, एक बीमा मतलब एक लाइफ इंश्योरेंस, इसके साथ ही साथ एक सुरक्षित नौकरी प्रदान करने का वादा किया है और योजना बनाया है, जिसमें अभी तक कुल 23 लाख श्रमिक वापस आ चुके हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 में 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला दिवस मनाया है। इस दिन को इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में से समर्थन जुटाने के लिए मनाया जाता है। प्रसूति फिस्टुला सबसे गंभीर चोटों में से एक है जो बच्चों के जन्म के दौरान हो सकती है। यह स्थिति प्रभावित महिलाओं को संक्रमण या अन्य स्थितियों से आसानी से ग्रस्त कर देती है। महिलाओं को समाज में सामाजिक कलंक का भी सामना करना पड़ता है। इस वर्ष का विषय लैंगिक असमानता का अंत है। स्वास्थ्य असमानताओं को समाप्त करें, फिस्टुला अब समाप्त करें। ठीक है। तो संयुक्त यूनाइटेड नेशंस ने 2013 में 23 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ये प्रसूति फिस्टुला आखिर होता क्या है? प्रसूति फिस्टुला होता है जब पैदा होते हैं तो जो फिस्टुला, अगर आपको पता होगा तो जो लोअर लिम्ब होते हैं, लोअर लिम्ब, उनके जो क्षेत्र है वहाँ की हड्डियाँ टूट जाती हैं और जब बच्चे पैदा होते हैं तो करीब 108 हड्डियों टूटने जितना दर्द होता है। ठीक है। तो वो दर्द तो लगभग सब औरत सहन कर ही लेती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस दर्द की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिस वजह से आप बहुत जगह सुनते होंगे कि बच्चा पैदा होते टाइम ही माँ की मृत्यु हो गई है। ठीक है। लेकिन 108 हड्डी एक बार में टूटेगा, उतना दर्द होता है, तो समझ सकते हैं। तो यही है, 108 हड्डी टूटने जितना दर्द होता है। तो वहीं पे लोअर लिम्ब के कुछ हड्डियाँ टूटने के वजह से वहाँ पे कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो इस वजह से इसके लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए कि ये एक नॉर्मल बीमारी है, इसमें कोई गलत अवधारणा नहीं हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला दिवस मनाया है। और इस वर्ष का थीम क्या है? तो लैंगिक असमानता का अंत, स्वास्थ्य असमानताओं को समाप्त करें, फिस्टुला अब समाप्त करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने उत्तराखंड की चारधाम परियोजना के तहत किया है। गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ एक कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए यह 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। ऋषिकेश धाराशु मार्ग पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है, सब आपको पता हो। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है और इसे अक्टूबर जो अब अक्टूबर आ चुका है, तो अब इसका संचालन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इसका एम क्या था, मतलब क्यों लॉन्च किया गया? तो सीमा सड़क BRO द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? चार धाम परियोजना के तहत लॉन्च किया गया। चार धाम जानते हैं, चार धाम आपको वहाँ उत्तराखंड में है। तो जो चार धाम कौन कौन है? गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। इसमें जो चार धाम यात्रा में मदद मिलेगी। ये जो सुरंग है, अगर इसका उद्घाटन हो जाएगा तो जो चार धाम कौन कौन है? गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। तो इसमें कितने खर्च होंगे रुपए? 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ऋषिकेश धाराशु मार्ग पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है कि ऋषिकेश धाराशु मार्ग के बीच ये बनाई गई है और 440 मीटर लंबी सुरंग है ये। ठीक है।
CSIR IIM जम्मू कश्मीर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ भागीदारी की है ताकि एक नया RTLAMP आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित किया जा सके। RTLAMP किट एक न्यूक्लिक एसिड आधारित परीक्षण है जो मरीजों से नाक गले के स्वाब नमूने से लिया जाता है। यह एक तेज, सस्ती और सटीक परीक्षा है। ठीक है, CSIR सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, और IM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो इंस्टीट्यूट है जम्मू में स्थित है। और CSIR वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ भागीदारी की। किन दो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन की भागीदारी है? तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरा है आपको CSIR IM, ठीक है। इन दोनों ने भागीदारी की। RTLAMP, RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिसिन इंजोमर्टल एप्लीफिकेशन, लूप L से लूप, M से मेडिटेटेड, एजोमर्टेड एम्प्लीफिकेशन। हाँ, LMP नहीं होना चाहिए, लैम्प सुनने में बस सुविधा हो, लोगों को याद करने में सुविधा हो, इस वजह से शायद RTLAMP रखा गया है, लेकिन होना चाहिए LMEE होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है ये तो साइंटिस्ट जान रहे हैं। जैसे MBBS डिग्री में भी बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी कहलाता है, लेकिन कहा तो जाता है MBBS, उसी तरह की चीज़ है RTLAMP। तो एक ये न्यूक्लिक एसिड आधारित परीक्षण है। इसको कैसे दिया जाएगा? स्वाब जो हम लोग ईयरबड जिसको कहते हैं, सिंपल भाषा में ईयरबड जो कान में डालते हैं, उसी तरह से नाक और गले के स्वाब सेल्स जो होता है उस सेल्स को निकालेंगे और उससे जांच किया जा सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेसिंग के मदद से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? तो इसमें बहुत टाइम लगेगा इसको बताने में, तो ये फिर कभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से कैसे देखा जाता है मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के वन विभाग में के लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। हजारों लाख कीट मेजबान पेड़ों की शाखाओं पर निवास करते हैं और लाख वर्णक का स्राव करते हैं। छत्तीसगढ़ देश में लाख के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इस कदम से लाख की खेती करने वाले किसानों की उत्पादकता और ऋण उपलब्धता बढ़ेगी। लाख की खेती, लैक जिसको कहते हैं इंग्लिश में लैक, LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल, ये दूसरा चीज़ है LAC। लाख की खेती करने को मंजूरी दी है। किसने? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है लाख की खेती करने में भारत में इन्हें पूरे विश्व में काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादक है छत्तीसगढ़ और झारखंड। और अब अगर मैप पे देखेंगे, इंडिया के मैप पे, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्षेत्र भी काफ़ी एक दूसरे से सटा हुआ है। तो ठीक है, तो लाख की खेती की गई है। लाख की खेती की कृषि गतिविधि घोषणा करने के लिए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसने? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है। और लाख की खेती करने वाले किसानों को ऋण दिया जाएगा। उत्पादक में उनके जो उत्पादकरण में जो भी सामान की जरूरत पड़ती है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, वो सब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री के सरकार के द्वारा। आगे, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक राजीव जोशी ने न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह IIT मुंबई के पूर्व छात्र हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार उनके पास अमेरिका में 250 से अधिक पेटेंट आविष्कार है। वर्तमान में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उनके योगदान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं में सुधार के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक राजीव जोशी, मतलब इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है, इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट राजीव जोशी को न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। इन्वेंटर ऑफ द ईयर, तो काफ़ी गौरव की बात है हमारे देश के लिए। इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह IIT मुंबई के पूर्व छात्र हैं, ठीक है। IIT के छात्र तो होते ही हैं टैलेंटेड, वो भी हैं। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI जिसको हम लोग कहते हैं, उनके पास अमेरिका में 250 से अधिक पेटेंट आविष्कार, 250 से भी अधिक पेटेंट आविष्कार है।
जो बहुत लोगों का ज़िंदगी चल जाती है, एक आविष्कार वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और ये राजीव जोशी जी ने 250 से भी अधिक आविष्कार किए हैं, और वो ये वर्तमान में कहाँ काम करते हैं? थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। ये थॉमसन जे थॉमसन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने आपको एटॉमिक मॉडल का जो प्लम एंड प्यूडिंग मॉडल टाइप से था उसकी डिस्कवरी की थी। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में उनके योगदान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं में सुधार के लिए इस पुरस्कार के लिए। और यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इस साल भी आए थे, तो उन्हीं में इनका अच्छा योगदान था, जिस वजह से इन्हें आपको यह इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। हाल ही में तमिलनाडु के वेलंकन्नी में कोल्लम स्थित कॉलेज से जूलॉजी डिपार्टमेंट का प्रमुख एक नई सिल्वर फिश प्रजाति की खोज की गई है। यह छोटे मीठे पानी की मछली परिवार साइप्रिनिडी से संबंधित है। नई मछली भारत के जूलॉजिकल सर्वे में जमा की जाती है। इसे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के जू बैंक के साथ पंजीकृत किया गया। मैं आपको बता दूं, सिल्वर फिश दो होते हैं। एक सिल्वर फिश जो होता है कीड़ा होता है, ठीक है, वो आपको आर्थ्रोपोडा में होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का, किंगडम एनिमेलिया के फाइलम आर्थ्रोपोडा का होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। अधिकतर जगह वो अधिकतर जो भी बायो के स्टूडेंट्स रहे हैं या कभी चर्चा सुने होंगे, एसएससी वगैरह में पूछा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आर्थ्रोफाइल ये जो सिल्वर फिश है, हमेशा जो बायो के स्टूडेंट रहे हमेशा एक क्वेश्चन आता था, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, कौन सी मछली नहीं है, तो ऐसा ऐसा ही नाम दिया जाता था। 4 ऑप्शन दे दिए जाते जिसमें 3 मछली रहते थे, एक चौथा ऑप्शन रहता था सिल्वर फिश का। तो वो जो सिल्वर फिश होता है कीड़ा का नाम होता है, आर्थ्रोपोडा का होता है। लेकिन यहाँ पर जिस सिल्वर फिश की बात की गई है, यहाँ पर जिस सिल्वर फिश के बाद ये रियल में सिल्वर फिश है। इसका जो जूलॉजिकल नाम कुछ और होता है, लेकिन ये सिल्वर फिश है, ठीक है। इसका चर्चा यूजुअली नहीं होता है, ये थोड़ा मतलब रेयर वैरायटी है, पर है तो वैरायटी होती है। तो उसी तरह से हाँ ठीक है। अब है तमिलनाडु के वेलंकन्नी में कोलम स्थित कॉलेज में से जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा, जूलॉजी डिपार्टमेंट का जो प्रमुख है किस कॉलेज के? कोल्लम स्थित कॉलेज, कोल्लम तमिलनाडु के वेलंकन्नी में है। वहाँ के जूलॉजी में सिल्वर फिश की एक नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है। और जिसको पीसेस, अब जानते होंगे मछलियों के भी कई सारे, अगर नहीं जानते होंगे तो जैसे फाइलम, जैसे आपको मैं बताता हूँ, किंगडम एनिमेलिया होता है, उसमें मछलियों की भी कई सारी फाइलम होते हैं, जिनमें आपको फाइलम होते हैं, और उस फाइलम से भी नीचे क्या होता है? क्लास होता है, ठीक है। क्लास से भी नीचे क्या होता है? ऑर्डर होता है। ऑर्डर से नीचे क्या होता है? फैमिली होता है। फैमिली से नीचे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, किंगडम सबसे ऊपर होता है, जिसमें एनिमल किंगडम है, प्लांटी किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है। किंगडम के बाद क्या होता है? फाइलम होता है, ठीक है। इनमें फाइलम में एक बार फाइलम में हो गया आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, हम लोग का भी जो कोडाटा हम लोग जो है ह्यूमंस, वो कोडाटा में आते हैं, या फिर मंकीज, चिंपैंजी सब कोडाटा में आते हैं। इसके बाद एस्केलमेंथिस होता है, प्लेटीहेलमेंथिस होता है, टीनोफोरा होता है, टीनोफोरा होता है, स्पॉन्जेस होता है जिसको पॉलीफेरा कहते हैं, एनिलीड्स होता है। ये टोटल 10-11 के फाइलम होते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइलम के बाद होता है क्लास, ठीक है। अब जैसे कॉर्डाटा में जाएंगे तो इसमें भी होता है मैमेलिया क्लास होता है, कई सारे क्लासेस होते हैं। क्लास के बाद आता है फैमिली, जैसे हम लोग होमिनिडी फैमिली में होते हैं, होमोनिडी, ठीक है, होमोनिडी फैमिली में होते हैं। अब फैमिली के बाद आता है जीनस, जैसे हम लोग होमोजीनस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीसीज, जो हो गए हम लोग होमो सैपियंस, ठीक है। स्पीसीज का भी सब स्पीसीज होमो सैपियंस होता है, ठीक है। तो वो कभी और ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको बता दूं, तो ये जो सिप्रिनिडी है, सिप्रिनिडी आपको बता दिए फैमिली को डिनोट कर रहा है, सिप्रिनिडी। यहाँ पे जो है सी प्री नीडी, ठीक है। ये सिप्रिनिडी जो है
मछली की फैमिली को डिनोट कर रहा है, मछली की फैमिली, ठीक है। और अभी जब भी अगर फैमिली के बारे में या परिवार लिखा हो तो उसमें सीधे आप देखिएगा, जब भी DAE एंडिंग वर्ड हो, DAE एंडिंग वर्ड हो तो वो फैमिली को डिनोट करता है, फैमिली को डिनोट करता है। तो ये कौन से फैमिली का है? साइप्रिनिडी या सिप्रिनिडी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। नई मछली, और इसको कहाँ भेजा गया है? भारत के जूलॉजिकल सर्वे में भेजा गया है। और उसके बाद ये जाएगा इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम लोग कहते हैं ICZN, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और वहाँ पे पंजीकृत किया जाएगा कि एक सिल्वर फिश की नई प्रजाति आई है जो कि साइप्रिनिडी फैमिली से काफ़ी मिलती जुलती है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, काफ़ी लंबा नाम था, कि हालिया आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान सिंगापुर में 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत था। इसके बाद मॉरिशस और नीदरलैंड का स्थान था। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 2019 से 20 में भारत में FDI 13% बढ़कर एक रिकॉर्ड उच्च स्तर 49.97 बिलियन डॉलर हो गया है। अधिकतम विदेशी प्रवास सेवा क्षेत्र 7.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर में था, जिसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, 2 बार इंडस्ट्री लिखा गया है, एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल, DPIIT में भी यही फुल फॉर्म होगा, कि हालिया आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान सिंगापुर में 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। FDI में भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद मॉरिशस और नीदरलैंड आते हैं, ठीक है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 2019-20 में भारत में FDI 13% बढ़कर एक रिकॉर्ड उच्च स्तर 49.97 बिलियन डॉलर हो गया है। अधिकतम विदेशी प्रवास सेवा क्षेत्र 7.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर में था, जिसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थे, ठीक है। विदेशी प्रवास सेवा क्षेत्र में कितना था? 7.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे 28 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक ने वर्तमान घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति, वित्तीय कमजोरियों के मुद्दे, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की तरलता, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, नियामक प्रतिक्रियाओं आदि की समीक्षा की गई। परिषद ने कहा कि कोविड-19 ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न किया है और इससे उभरने का समय अनिश्चित है, ठीक। निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है। किस बैठक की अध्यक्षता की है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। किसने? सीतारमण, निर्मला सीतारमण ने। इस बैठक में क्या किस चीज़ पर समीक्षा की, किस चीज़ पर बात की गई, ठीक है। तो वो है आर्थिक स्थिति, वित्तीय कमजोरियों के मुद्दे, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की तरलता, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, नियामक प्रतिक्रियाओं पर समीक्षा की गई, ठीक है। और इसमें कहा गया कि कोविड-19 की वजह से वित्तीय प्रणाली में काफ़ी अफेक्ट किया। ये तो हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत डैमेज हुआ है। तो यही था। 27 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंस्टेंट आधार पे eKYC लॉन्च की। यह सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध होंगे जिसके पास वैध आधार संख्या, उसके पास आधार के साथ पंजीकृत एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। पैन आवंटित करने की प्रक्रिया कागज रहित और मुफ्त होगी। ये जो निर्मला सीतारमण ने इंस्टेंट eKYC लॉन्च किया है, ठीक है, eKYC। और इसमें क्या है? उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास आधार संख्या है और आधार के साथ मोबाइल लिंक है, हमेशा हम लोग सुनते हैं बस। अब पैन आवंटित करने की प्रक्रिया जो है वो कागज रहित और मुफ्त हो जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जून के महीने में 8 से 10% तक सीमित रहेगी। अप्रैल के महीने में 30 प्रमुख उत्पाद समूहों में से 28 ने निर्यात में 99% तक की भारी गिरावट की है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है, ये तो पता है, पीयूष गोयल। इन्होंने क्या किया, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। किसके द्वारा डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, भारतीय उद्योग परिसंघ CII मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसमें क्या कहा गया, मंत्री ने क्या कहा कि जून के महीने में निर्यात में गिरावट होगा 8 से 10%। अप्रैल के महीना में 30 प्रमुख दरों में से 28 ने निर्यात में 99% तक की भारी गिरावट, क्योंकि अप्रैल में ही कोरोना वायरस अपने चरम पे था और सब कुछ बंद था। ठीक है। प्रतिवर्ष 28 मई को दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक वैश्विक मंच है जो जर्मन गैर लाभकारी संगठन वॉश यूनाइटेड को द्वारा शुरू किया गया है। इस वर्ष मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का विषय पीरियड्स एंड पैंडेमिक है। कई सरकारी एजेंसियों, व्यक्ति, गैर लाभकारी और मीडिया सुरक्षित मासिक धर्म प्रथाओं और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मिलकर कार्य कर। अभी आया था फिस्टुला दिवस, उसके साथ ही आया है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है, 28 दिवस को मनाया जाता है। किस संगठन के द्वारा मनाया जाता है, वॉश यूनाइटेड के द्वारा शुरू किया गया था। गैर लाभकारी NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस वर्ष का जो थीम था वो था पीरियड्स इन पैंडेमिक। कई सरकारी एजेंसियों ने इस धर्म प्रथाओं मतलब लोगों में जागरूकता प्रदान करने के लिए बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया ने इस संगठन वॉश यूनाइटेड के साथ जुड़ा है और हर साल 28 मई को काफ़ी अच्छे से मनाते हैं, जिससे लोगों में एक जागरूकता फैल सके। इस वर्ष का थीम जरूर याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और किसने शुरू किया था, वॉश यूनाइटेड ने। ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उइगर मानवाधिकार विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक में ट्रंप प्रशासन से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की गई है जिनके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में रखा। हाल ही में अमेरिका ने प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उइघुर जिसको कहते हैं उइघुर ह्यूमन राइट्स बिल को मंजूरी दे दी है। ठीक है। विधेयक में ट्रंप प्रशासन ने से चीन के उन शीर्ष अधिकारियों को दंडित करने की मांग की जिनके द्वारा अल्पसंख्यक मुसलमानों को हिरासत में लिया गया। तो ये एक सराहनीय कदम हम लोग कह सकेंगे कि ट्रंप प्रशासन ने चीन से के उन शीर्ष अधिकारियों को दंड देगा जो कि अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक मतलब जानते हैं जिनकी संख्या कम हो। ठीक है। अल्पसंख्यक मुसलमानों को जो हिरासत में लिया फालतू का टॉर्चर करते उन लोगों के खिलाफ। अगला है, हाल ही में अफगानिस्तान में अमेरिकी विशेष दूत द्वारा भारत से तालिबान के साथ राजनीतिक वार्ता करने का आह्वान किया तथा तालिबान ने भी भारत के संबंधों को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। US स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान द्वारा भारत से तालिबान के साथ राजनीतिक वार्ता का आह्वान किया है और तालिबान ने भी भारत के संबंधों को बढ़ाने के संकेत दिए, जो कि एक काफ़ी सराहनीय कदम है। नेशनल कैरियर सर्विसेज और टाटा कंसल्टेंसी की संयुक्त पहल से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को निःशुल्क ऑनलाइन करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम। हाँ, ये नेशनल कैरियर सर्विसेज जो है आजकल काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि ये जो है उम्मीदवारों को निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर स्किल्स ट्रेनिंग देता है। नेशनल कैरियर सर्विसेज ये गवर्नमेंट का ही है और इसने मिल गया है TCS जो है वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी अधिक संख्या में युवाओं को नौकरी देता है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी की गई आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम तिमाही अर्थात जनवरी-मार्च में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.1% तक गिर गई है। गिरना ही था, कोरोना वायरस का काल जो है। केंद्र सरकार ने 28 मई 2020 को 7.75% बचत को जारी किए जाने पर रोक लगा दी है। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया गया। रोजगार सेतु अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया और इसने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च कर दिया, जिसके तहत कुशल श्रमिकों को नौकरी का अवसर, रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने देश में नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना लागू करने की सिफारिश की ताकि प्रत्येक ग्राहक को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जा सके। अच्छा, ये ट्राई जो होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल नंबरिंग प्लान NNP लॉन्च किया, जिसके तहत सबके पास मोबाइल नंबर होता है। हर मोबाइल में एक IMEI कोड होता है। ठीक है। IMEI कोड वो तो मोबाइल का होता है ना, मोबाइल सेट, हैंडसेट का होता है। लेकिन अब हर सिम कार्ड, हर मोबाइल
नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है, जो भी फ़ोन नंबर है, उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफाइबल नंबर भी प्रदान किया जाएगा, जो एक अच्छा पहल कह सकते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि दर्ज की गई है। जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड अभी आया था, उसके आंकड़ों के अनुसार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि दर्ज की गई है, तो अच्छी बात है। हाल ही में असम राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता फफूद फंगल पाउडर तैयार किया गया है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सके। तो फंजाई से तो बहुत सारे बीमारी होते हैं, आप जानते होंगे, फफूंदी से, कवक से जिसको कहते हैं, और जैसे रिंगवर्म है, लेकिन उन्होंने फंगल पाउडर ही डिस्कवर किया बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने। तो काफ़ी अच्छी पहल है उनके द्वारा, जो कि एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। तो जैसे हीरे को हीरा काटो, इसी तरह फंगल की बीमारी को फंगल काटेगा। वन विभाग में GMR एनर्जी लिमिटेड को कुंभासिकम पंख मैदान में तलकर्षण गतिविधियों को तत्काल प्रभाव में रोकने का निर्देश दिया गया है। पंख मैदान, पंख मड, वही मड, ओशन डिपॉजिट्स वाला ही मड में तलकर्षण ड्रेजिंग गतिविधियों को तत्काल प्रभाव में रोकने का निर्देश। ड्रेजिंग क्या होता है, सर ने आप लोगों को बताया है। आगे बढ़ते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने TCS के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, ठीक है, ये अभी आया था जस्ट कि राष्ट्रीय सेवा जो परियोजना है नेशनल कैरियर सर्विसेज, उन्होंने TCS के साथ मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत जितने भी युवाएं हैं और रोजगार को इच्छुक हैं, उन्हें रोजगार प्रदान करने में मदद किया जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, कैरियर कंसल्टेशन प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ जल भारत के स्वच्छता क्रांति नामक एक फिल्म जारी की है। कौन सी फिल्म जारी की गई है? स्वच्छ जल भारत के स्वच्छता क्रांति नामक एक फिल्म जारी की है। इस फिल्म का प्रीमियर हाल ही में भारत राष्ट्रपति के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग और नेट जियो चैनल पर किया गया है, ठीक है। इस फिल्म को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध कराया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। कई स्वच्छता के राजदूत इस फिल्म में इसके योजना में अपना संबंध साझा करते हैं, ठीक है, अच्छी पहल है। सांख्यिकी, ये तो हो चुका है। नियंत्रण महालेखागार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा जो है वो 4.59% रहा है, और जो कि राजकोषीय घाटा का संशोधित लक्ष्य कितना था? 3.8% था, जिसमें वास्तविक घाटा से अधिक हो गया है, ठीक है। चीन ने हाल ही में घोषणा की कि भारत में सुअर, जंगली सुअर के मांस संबंधी उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। भारत ने पिछले महीने असम में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की सूचना दी थी, और असम में 14,000 सुअर, जंगली सुअरों की मौत हो गई है। तो इस वजह से चीन ने आदेश दिया है कि भारत में सुअर, जंगली सुअर और सुअर के मांस का आयात नहीं होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और ये जो थे आपको छत्तीसगढ़ कब राज्य बना था? 2000 में बना था, और वह राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और लगभग 3-4 साल तक इस पद पर रहे थे, ठीक है। तो आज का ये मेगा करंट अफेयर शो यही ख़त्म होता है। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस चैनल पे नए हैं तो, ठीक है। मैं फिर आऊँगा आगे के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए बाय।